कैसे कैसे हुआ, ध्यान से समझो। मैंने कहा था कि औरंगजेब के समय पे मराठाओं का उद्भव हुआ है ना। किस राजा के समय पे हुआ था? औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय हम लोग देखते हैं कि दक्कन के क्षेत्र में किसका उद्भव हो जाता है? मराठाओं का उद्भव हो जाता है। और मराठा जो है ना वो इस क्षेत्र में शासन करना शुरू करते हैं। समझ गए बात को? यहाँ पे कौन है? मराठाओं का शासन है। और ये दिल्ली वाला क्षेत्र मान लेते हैं। दिल्ली में किसका शासन था इस समय पे? औरंगजेब। औरंगजेब जो है ना वो राजा रहता है 1657 से लगभग लगभग 57-58 से और 1707 तक। कब तक राजा रहता है? 1707। तो मैं कह सकता हूं कि औरंगजेब 1658 से लेकर के और 1707 तक कहां का शासक था? दिल्ली का था। समझ गए बात को? इसी समय पे इसी समय पे महाराष्ट्र के अंतर्गत कौन सी जगह? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंतर्गत जिस एक नई रस शक्ति का उदय होता है उस शक्ति को हम लोग कहते हैं मराठा। क्या बोल देते हैं? मराठा। मराठाओं का उदय जिस व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ था उनका नाम था छत्रपति शिवाजी। क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी। तो थोड़ा सा यहां से हम लोग कहानी को आगे शुरुआत करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग शिवाजी का प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं कि शिवाजी का प्रारंभिक जीवन कैसा था। लगभग हम कह सकते हैं कि शिवाजी का जन्म 1627 में और इनकी मृत्यु 1680 तक। शिवाजी के समय की जो भी घटनाएं हैं वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। मैंने यहाँ पे बताया था कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था। कौन सी जगह इनका जन्म हुआ था? शिवनेर दुर्ग में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? शिवनेर दुर्ग। शिवनेर दुर्ग कौन सी जगह पड़ता है? अपना पूना के अंतर्गत है ना। यहाँ इनका जन्म हुआ था 1627 के अंतर्गत। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी था। क्या नाम था? शाहजी। इनके पिता का नाम शाहजी था, शाहजी। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। जीजाबाई इनकी माता का नाम था। आई बात समझ में? इसके अलावा शिवाजी के समय में तुमको बताया था कि शिवाजी के संरक्षक या शस्त्र विद्या संरक्षक जिन्होंने शिवाजी का क्या किया था? संरक्षण किया था। इनके संरक्षक कह सकता हूं मैं, या ये कह सकता हूं कि जिन्होंने इन्हें शस्त्र विद्या सिखाई थी। क्या सिखाई थी? शस्त्र विद्या। इनको शस्त्र विद्या और इनका संरक्षण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था दादा कोंडदेव। क्या नाम था? दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव जी। तो यहां से ना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। पूछेगा इनके संरक्षक और शस्त्र विद्या को देने वाले गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। जबकि इनके अध्यात्म, कौन सा? अध्यात्म, या फिर मैं कह सकता हूं कि अध्यात्म के अलावा शास्त्र विद्या। कौन सी विद्या? शास्त्र विद्या। इनके शास्त्र विद्या के गुरु कौन हुए? तो शास्त्र विद्या के गुरु हुए थे रामदास। कौन हुए थे? रामदास। ये शिवाजी के जीवन का प्रारंभिक परिचय वगैरह है ना। शिवाजी का विवाह कब हुआ था? शिवाजी का विवाह हुआ था 1640 ईस्वी में। और इनकी पत्नी का नाम, पहला विवाह इनका 1640 ईस्वी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सोईबाई, है ना। ये कल हमने पढ़ा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सोईबाई। ठीक है। तो मराठाओं के क्षेत्र में ये तो हो गया हमारे पास इनका प्रारंभिक परिचय। अगर हमारे पास प्रारंभिक जीवन से क्वेश्चन पूछ जा रहा है तो यहां से हमारे पास लगभग लगभग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात पूछ लिया जाएगा कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो बताओ फटाफट से। 1627। कौन सी जगह जन्म हुआ था? शिवनेर दुर्ग में। ठीक है। पिता का नाम क्या था? शाहजी। माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक या शस्त्र विद्या के ज्ञाता कौन थे? दादा कोंडदेव थे। शिवाजी को अध्यात्म ज्ञान किसके द्वारा दिया गया था? शास्त्र विद्या रामदास जी। इनको शस्त्र विद्या के गुरु इनके दादा कोंडदेव, शास्त्र विद्या के गुरु कौन हो जाएंगे? रामदास। क्लियर है इतना? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि शिवाजी का विवाह हो गया था। प्रथम बार जो इनका विवाह हुआ था वो 1640 ईस्वी में हुआ था। किससे इनका विवाह हुआ था? सोईबाई। अब आते हैं शिवाजी के राजनीतिक जीवन पर। कौन से जीवन पर आते हैं? राजनीतिक। राजनीतिक जीवन में भी तुमको बहुत ज्यादा मेन बातें समझने को मिलेंगी। जैसे जब हम लोग शिवाजी के राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज आएगी यहां पर, ध्यान से समझते हुए चलो। देखो, शिवाजी का सबसे पहला प्रारंभिक अभियान, क्या चीज आएगा? प्रारंभिक अभियान। और अगर हमको पूछ लिया जाता है कि शिवाजी का प्रारंभिक अभियान जो है वो कौन सी जगह चलाया गया था, या शिवाजी ने अपना पहला अभियान कहां चलाया था,
तो बीजापुर पर चलाया था। कौन सी जगह चलाया था? बीजापुर। बीजापुर पर शिवाजी ने अपना जो है वो अभियान चलाया। इस समय बीजापुर का राजा कौन था? आदिल शाह। किसके खिलाफ अभियान चलाया गया था? ये आदिल शाह के खिलाफ चलाया गया था। ये बीजापुर का शासक था। ये तुमको ध्यान रखना है कि हम शिवाजी का कौन सा जीवन पढ़ रहे हैं? राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में हमने कहा सबसे पहले तो यहाँ पे क्या समझा कि शिवाजी का जो प्रारंभिक अभियान है वो कौन सी जगह था? बीजापुर पर था। किस राजा पर था? तो क्या बोलना है? आदिल शाह। शिवाजी ने दक्षिण में कई सारे किलों को जीता था, है ना। मैंने यहाँ पे बताया कि जब उत्तर भारत के अंतर्गत या जब भारत की केंद्रीय सत्ता पर औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब की जो नीतियां थी वो हिंदू विरोधी नीतियां थी, ऐसे में इन नीतियों का विरोध करते हुए, औरंगजेब की नीतियों का विरोध करते हुए एक हिंदू नेता के रूप में या एक हिंदू प्रतिनिधि के रूप में जो उभर करके आए वो थे कौन? छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का जीवन परिचय का बेसिक बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। कब उनका जन्म हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, संरक्षक, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, ये इनके प्रारंभिक जीवन से पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये प्रश्न बच्चे को एकदम ऐसे आंख बंद करके याद होने चाहिए, समझ रहे हो। जैसे मतलब पूछ लिया कि जन्म कब हुआ था, तो 1627 में। कौन सी जगह जन्म हुआ था? पूना के शिवनेर दुर्ग में। आई बात समझ में। अगर पूछ रहा है पिता का नाम क्या है, तो शाहजी। अब माता का नाम क्या है? जीजाबाई। शस्त्र विद्या के गुरु कौन है? दादा कोंडदेव। शास्त्र विद्या के ज्ञाता कौन है? रामदास। विवाह कब हुआ था इनका? 1640। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? सोईबाई। इनके राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहला अभियान यानी अपना प्रारंभिक अभियान कहाँ चलाया था? बीजापुर पर। किस राजा के खिलाफ इन्होंने अपना पहला अभियान चलाया था? आदिल शाह। किसके खिलाफ चलाया गया था? आदिल शाह। इतना क्लियर है सबको? किसके खिलाफ चलाया गया था? आदिल शाह के खिलाफ चलाया गया था। अच्छा, आगे देखेंगे। देखो भाई, शिवाजी के द्वारा दक्षिण में कई सारे किलों को विजिट किया गया। शिवाजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? किलों को विजिट करने की नीति। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां ध्यान देना कि शिवाजी ने सबसे पहला किला 1643 ईस्वी में जीता था। सबसे पहला किला शिवाजी ने कब जीता था? 1643। शिवाजी के द्वारा विजिट किया गया सबसे पहला किला था सिंहगढ़ का किला। कौन सा किला था? सिंहगढ़ का किला। अगर तुमको पूछ रहा है कि शिवाजी ने सर्वप्रथम कौन से किले को जीता था, तो इन्होंने सर्वप्रथम सिंहगढ़ के किले को विजिट किया था। सबसे पहले यही किला शिवाजी के द्वारा जीता गया था। अब सिंहगढ़ का किला से तुम्हारे पास कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, समझ रहे हो बात को। जैसे पहला किला और अंतिम किला पूछ लेगा कि कौन सा किला कब जीता था, है ना। यहां से ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास आते जाते रहते हैं। पहला किला 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला। इस सिंहगढ़ के किले को जीतने के बाद शिवाजी ने अपने जीवन में अगला किला जो है अपना राजनीतिक अभियान में अगला किला जीता था, जिस किले का नाम है पुरंदर का किला। क्या नाम है? पुरंदर का किला। पुरंदर का किला बताया था ना आगे, कल पुरंदर की संधि वगैरह भी बताई थी, पुरंदर का किला वगैरह बताया था। मैंने बताया था कि 1654 में, किस वर्ष? 1654 में शिवाजी ने विजिट किया कौन सा किला? पुरंदर का किला। ये जो पुरंदर का किला है ये बड़ा महत्वपूर्ण किला है, ये पूछा जाएगा तुम्हारे पास, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पुरंदर का किला शिवाजी के द्वारा कब जीता गया था? 1654 ईस्वी में जीता गया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएगा। शुरुआत से हमने देखा प्रारंभिक अभियान बीजापुर के शासक आदिल शाह के खिलाफ चलाया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि पहला किला सिंहगढ़ का किला जीता गया। फिर उसके बाद शिवाजी ने अगला अभियान चलाया कौन से किले पर? अपना पुरंदर के किले पर, ठीक है ना। और पुरंदर का किला जीतने के बाद मैंने तुमको बताया था कि शिवाजी का संघर्ष होता है अफजल खां के साथ। किसके साथ होता है? अफजल खां। शिवाजी का संघर्ष हुआ था अफजल खां के साथ। किसके साथ हुआ था? अफजल खां। अफजल खां कहां का सेनापति था? बीजापुर का। कौन सी जगह का था? बीजापुर। तो मैंने कल तुमको बताया था कि अफजल खां शिवाजी को मिलने के लिए जाता है। शिवाजी को इसकी कूटनीतियों के बारे में अच्छे से पता था और इसीलिए शिवाजी जो है वो धातु का एक ढाल पहन करके या कवच पहन करके गए थे अपने वस्त्र के अंदर। जैसे ही अफजल खां मिलने के बहाने इनको गले लगाता है तो कटार से वार करता है। शिवाजी को क्योंकि पहले से तैयारी थी शिवाजी के पास, वो एक धातु का वस्त्र पहन करके गए थे, इसलिए उन पर इस
वार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस समय उन्होंने 1659 के अंतर्गत, किस वर्ष, 1659 के अंतर्गत अफजल खां को मौत के घाट उतार दिया था। ये शिवाजी के द्वारा की गई, मतलब उनके राजनीतिक जीवन में हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हुई सबसे खतरनाक घटना। अफजल खां को शिवाजी ने किस वर्ष मार दिया था? तो अफजल खां को मार दिया था शिवाजी ने 1659 में। इस समय अफजल खां की मृत्यु हो जाती है शिवाजी के संघर्ष के दौरान। अफजल खां जो है वो कहां का सेनापति था? तो बीजापुर का सेनापति था, या मैं कह सकता हूं कि बीजापुर का वजीर था, ठीक है ना। इसकी हत्या कर दी 1659 में। क्रम से याद रखेंगे, देखो 1643 में पहला किला जीता सिंहगढ़ का किला, 54 में दूसरा किला जीता पुरंदर का किला, फिर उसके बाद 1659 में हत्या कर दी किसकी? अफजल खां की हत्या। और अफजल खां की हत्या करने के बाद शिवाजी का संघर्ष होता है औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां से। किससे होता है? शाइस्ता खां। कहते हैं कि शाइस्ता खां शिवाजी पर अभियान लेकर के गया था, लेके गया था ना, कल बताया था तुमको इसके बारे में थोड़ा बहुत, है ना। औरंगजेब वाले पोर्शन में भी मैं थोड़ा बहुत बता चुका था बच्चों को कि शाइस्ता खां जो है वो औरंगजेब का मामा था। किसका मामा था? औरंगजेब का। और औरंगजेब ने जब इस बात को सुना और इस बात को देखा कि भाई शिवाजी दक्षिण भारत में बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने मामा शाइस्ता खां, औरंगजेब ने किसको भेजा? अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी के खिलाफ अभियान लेकर के। शाइस्ता खां शिवाजी से संघर्ष करने के लिए गया और ये संघर्ष 1663 में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1663 यानी 1663 में हुआ। क्रम से बिल्कुल सन याद रख लेना है ना, किस वर्ष हुआ था? 1663 में हुआ था, 1663 में हुआ था। और इस संघर्ष के अंतर्गत मैंने तुम्हें बताया था कि शाइस्ता खां के ऊपर शिवाजी हावी होते हैं। इस समय शाइस्ता खां को भागते हुए शिवाजी रोक लेते हैं और भागता हुआ शाइस्ता खां का हाथ पकड़ लिया था शिवाजी ने, जिसके बाद शाइस्ता खां का अंगूठा काट के अपने पास रख लिया। मुगल दरबार में शाइस्ता खां अपना कटा हुआ अंगूठा औरंगजेब के सामने प्रस्तुत करता है कि शिवाजी बड़ा भयंकर आदमी है, उसने हाथ पकड़ा और अंगूठा ही काट दिया। तो औरंगजेब ने फिर एक नीति का प्रयोग किया और एक राजपूत राजा, जिसको कच्छावा राजा जय सिंह हम लोग कहते हैं, जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ अभियान लेकर के भेजा। यानी शाइस्ता खां के साथ शिवाजी का संघर्ष जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो वो संघर्ष हुआ था 1663। अभी तो आधे सन तो याद हो ही गए होंगे यहां तक जो जो बताया। देखो सबसे पहला सन कौन सा बताया था? 1643। इस वर्ष शिवाजी ने सबसे पहला किला विजित किया। कौन सा किला जीता था? सिंहगढ़ का किला। आई बात समझ में? इसके बाद दूसरा सन बताया 1654। इस समय शिवाजी ने दूसरा किला जीता। कौन सा किला? पुरंदर का किला। और इस पुरंदर के किले को जीतने के बाद शिवाजी का अफजल खां के साथ संघर्ष हुआ 1659, 1659 में। आई बात समझ में? और 1659 में संघर्ष होने के बाद शाइस्ता खां से संघर्ष हुआ 1663। तो याद रहेगा इतना? अरे याद रहेगा? बताओ जरा फटाफट से। 1643 में कौन सा किला जीता था? सिंहगढ़। और 1654 में पुरंदर का किला। 1659 में किससे संघर्ष हुआ? अफजल खां से। और 1663 में किससे हुआ था? शाइस्ता खां से संघर्ष हुआ था। ये 4 सन हमको क्रम से याद रख लेने हैं, है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे चलेंगे तो 1663 के बाद ऐसी जानकारी मिलती है कि औरंगजेब ने कच्छावा राजा जय सिंह, किसको? जय सिंह, जय सिंह को लेकर के भेजा था। किसके खिलाफ? शिवाजी के खिलाफ। समझ रहे हो बात को? शिवाजी के खिलाफ अभियान ले जाने की तैयारी करते हैं। उसी दौरान शिवाजी के द्वारा एक सबसे प्रमुख घटना जो है वो घटना हमको इतिहास में पढ़ने को ये मिलती है कि मुगलों का एक क्षेत्र हुआ करता था जो मुगलों के अधिकार क्षेत्र में आता था, सूरत। कौन सा क्षेत्र? सूरत। गुजरात का जो सूरत है, वर्तमान गुजरात के अंतर्गत जो सूरत है, वो उस समय मुगल क्षेत्राधिकार में आता था। और शिवाजी इस समय पे औरंगजेब के मामा का हाथ भी काट चुके हैं, एक तो अंगूठा भी काट चुके हैं। दूसरा, इस समय पे शिवाजी मुगलों का क्षेत्र जो था सूरत, इस सूरत की प्रथम बार लूट मचा देते हैं सूरत में। तो सूरत को मराठाओं के द्वारा प्रथम बार कब लूटा गया? तो 1664 में। कब लूटा गया था? 1664, 1664 में पहली बार लूटा गया था। समझ गए बात को?
और इसके बाद जब जयसिंह आया तो जयसिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है, उस संधि को हम लोग कहते हैं पुरंदर की संधि। यहां तुमको बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि इसके बाद औरंगजेब ने एक व्यक्ति को अभियान लेकर के भेजा था, उस आदमी का नाम है जयसिंह। क्या नाम है? जयसिंह। जयसिंह शिवाजी के किले की घेराबंदी डाल देता है, पुरंदर के किले की, और इसी शिवाजी के साथ इसी किले के समक्ष शिवाजी और जयसिंह के बीच में एक संधि होती है। इस संधि को हम लोग कहते हैं पुरंदर की संधि। इतिहास में पुरंदर की संधि या पुरंदर का समझौता जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आएगा कि ये पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 22 जून 1665 को। बताया था ना तुमको कल, कई जगह इसकी डेट लिखी होगी 11 जून 1665। 11 जून 1665 में इसकी कई जगह तुमको तिथि लिखी हुई मिल सकती है। यहां ध्यान रख लेना कि इस दिन जो संधि हुई उस संधि को हम लोग क्या बोल देते हैं? पुरंदर की संधि। अब देखो, पुरंदर की संधि बड़ी महत्वपूर्ण संधि है, इतिहास में खूब पूछा गया है किस संधि के बारे में? पुरंदर की संधि पूछा है ना। किस किस के बीच हुई ये संधि, तो क्या बोल रहे हैं? जयसिंह और शिवाजी। अब जयसिंह किसके तरफ से आया है लड़ने के लिए? मुगलों की तरफ से आया, घेराबंदी डाला, तो शिवाजी जो है वो संधि करने पे यहाँ पे मजबूर हो जाते हैं। आई बात समझ में? और शिवाजी जयसिंह के बीच में संधि हो जाती है। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। इस पुरंदर की संधि के तहत कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी? कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी पुरंदर की संधि के तहत? हाँ, मनसबदार का पद मिलेगा, ठीक है। और हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कल तुमको संधि की कुछ शर्तें बताई थी ना, तो इस संधि की शर्तों में सबसे पहली चीज क्या था? सबसे पहली चीज जो थी वो ये था कि संभाजी जो हैं उनको, शिवाजी के पुत्र थे ना संभाजी, संभाजी को मुगल दरबार में किसका पद दिया जाएगा? मनसबदार का पद दिया जाएगा, यानी इन्हें मनसबदार बनाया जाएगा मुगल दरबार। मनसबदारी प्रथा सेना से संबंधित थी और अकबर के समय से शुरू हुई थी। हुई थी या नहीं हुई थी? 1567 में अकबर के समय से प्रणाली शुरू हुई, मनसबदारी प्रणाली, और संभाजी को मनसबदार का पद दिया जाएगा इस संधि के तहत। एक तो ये कहा गया। दूसरा, इसी संधि के तहत मराठाओं के द्वारा अब तक जो 35 किले जीत लिए गए थे, कितने किले जीत लिए गए थे? 35 किलों में से 23 किले जो है वो मुगलों को भेंट कर दिए गए, इसी संधि में मुगलों को दे दिए गए। अगर मैं पूछूं संधि में ऐसा क्यों हुआ, तो संधि या समझौता एक पक्ष का नहीं होता, हमेशा कैसा होता है? द्विपक्षीय होता है। समझ गए? तो जब पुरंदर की संधि हुई तो इस पुरंदर की संधि के द्वारा मराठाओं ने जो 35 किले विजित किए थे, उन 35 में से 23 किले किसे सौंप दिए? मुगलों को सौंप दिए थे। आई बात समझ में? जब मुगलों को ये किले सौंप दिए, यहाँ पे संभाजी को मनसबदार बनाने की शर्त भी रखी गई, और तीसरी बात कही गई कि शिवाजी को मुगल दरबार में इनवाइट किया जाता है, यानी शिवाजी को मुगल दरबार में न्योता दिया गया। शिवाजी को मुगल दरबार का न्योता दिया गया। यहाँ पे शिवाजी मुगल दरबार के बारे में खूब सारी जानकारियां इकट्ठा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुगल दरबार में जाना सही समझा। जब उनको ये न्योता दिया गया, यानी ये इनविटेशन जब शिवाजी को मिला कि उन्हें मुगल दरबार में आना है, यानी जयसिंह जब पुरंदर की संधि करता है तो कहता है कि शिवाजी देखो, औरंगजेब से युद्ध करने में कोई भी भलाई नहीं है। बोला ईंट से ईंट बजेगी तो चिंगारी ही निकलेगी, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए आज मैं दोनों के बीच में मैत्री करवा रहा हूं, संधि करवा रहा हूं, और इस संधि के द्वारा जो है इस दुश्मनाई को यहीं समाप्त कर दो। संधि के तहत बोला संभाजी को मनसबदार का पद दिया जाएगा। मराठा अपने 35 किलो में से 23 किले किसको दे देंगे? मुगलों को सौंप देंगे। ये ऐसे किले थे जिनकी वार्षिक सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हुआ करती थी। इनमें से कुछ इतने बड़े किले थे। आई बात समझ में? तो ये सारे किले किसको सौंप दिए जाएंगे? मुगलों को सौंप दिए जाएंगे। तीसरा, शिवाजी को मुगल दरबार में न्योता दिया गया कि शिवाजी मुगल दरबार में आएंगे और मुगल दरबार में उनको सम्मान दिया जाएगा। आई बात समझ में? इस संधि के तहत शिवाजी, संभाजी और शिवाजी दोनों के दोनों मुगल दरबार में गए। जब मुगल दरबार में गए तो ये दरबार लगा हुआ था आगरा में। कौन सी जगह लगा था? आगरा। तो 1666 के अंतर्गत किस समय? 1666 में संभाजी और शिवाजी ये दोनों के दोनों पहुंचते हैं आगरा दरबार में।
यानी औरंगजेब का जो दरबार था, देखो मुगलों के दरबार दो जगह से संचालित होते थे, दिल्ली और आगरा से, है कि नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो है ना वो मुगल दरबार में 1666 में चले जाते हैं, कौन, संभाजी, और दूसरा कौन चले जाते हैं, शिवाजी। जब मुगल दरबार में जाते हैं, मुगलों का दरबार कौन सी जगह लगा हुआ है, आगरा में लगा हुआ है। आगरा में जब दरबार लगा होता है तो यहाँ दरबार में संभाजी और शिवाजी को बुलाया जाता है। शिवाजी को उन मनसबदारों की श्रेणी में खड़ा किया गया यहाँ जिन राजाओं को शिवाजी पहले ही हरा चुके थे। शिवाजी उन राजाओं को किसी ना किसी युद्ध में हरा चुके थे, उनसे कोई ना कोई किला छीन लिया था और उनको 7000 की मनसबदारी में खड़ा कर रखा था, जिनको शिवाजी ने हराया था। शिवाजी को 5000 के मनसबदारों की श्रेणी में शामिल किया गया, यानी शिवाजी को एक ऐसी जगह बैठाया गया जिस जगह उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती हुई नजर आई। जब शिवाजी ने इस बात का विरोध किया कि उन्हें ये सम्मान, मतलब उस राजा के समान सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है जबकि वो उसके योग्य है, और मुगल दरबार में कहीं ना कहीं औरंगजेब उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, शिवाजी ने इस बात का विरोध किया। जब शिवाजी इस बात का विरोध करते हैं तो इस समय पे औरंगजेब के द्वारा मुगल दरबार में संभाजी और शिवाजी दोनों के दोनों को कैद करने का आदेश दे दिया जाता है। और इसी समय 1666 के अंतर्गत आगरा में बने जयपुर भवन में, ध्यान से बात को समझना, कल बताया था ना यहाँ पे भी, आगरा में बने जयपुर भवन में कैद कर दिया जाता है किसको, संभाजी और शिवाजी को। आई बात समझ में। किस वर्ष कैद कर दिया गया था, तो 1666 में। किसके द्वारा कैद कर दिया गया था, औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा इसी जयपुर भवन में कैद कर लिया गया था। यहां मैंने बताया था कि इसी जयपुर भवन में औरंगजेब ने अपनी बहन रोशन आरा को भी कैद किया हुआ था। वहां रोशन आरा को प्रेम हो जाता है शिवाजी से, है ना, और रोशन आरा पत्र लिखती है अपने भाई औरंगजेब को कि मैं हिंदू धर्म स्वीकार करते हुए किससे विवाह करूंगी, शिवाजी से विवाह करूंगी। इसके बाद एक जन्मदिन का जो अवसर आता है, उस अवसर पर मिठाइयां वगैरह बट रही थी, तो उसी समय टोकरी में छुप करके इस मुगल दरबार के कैद खाने से भाग निकलते हैं शिवाजी और संभाजी। 1666 में यहां से जब शिवाजी और संभाजी भाग करके निकले जिस दिन, उस दिन के बाद से 1680 तक शिवाजी जीवित रहे, और 1680 तक जीवित रहने पर यानी आजीवन जीवन पर्यंत मुगलों के हाथ कभी भी नहीं आए इस दिन के बाद से। समझ रहे हो बात को। ऐसी जानकारी मिलती है कि शिवाजी यहां से भाग निकले थे और इस घटना से बड़े ज्यादा दुखी थे। उनको इस घटना से बड़ी आहत हुआ कि मुगल दरबार में उनको कैद किया गया, यानी संधि की शर्तों को तोड़ते हुए उनके साथ धोखा किया गया। ये तो धोखा है ना। अपने दरबार में बुलाया, दरबार में बुलाने पर जब शिवाजी जाने लगे तो औरंगजेब ने धोखे से दोनों के दोनों को कैद करवा दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। राजतंत्र में तुम देखोगे कि नियम बहुत सख्त नियम होते थे। तुमने देखा आज तक कि किसी राजा ने किसी के राजदूत को कैद कर दिया हो? राजदूत को कोई भी कैद नहीं करता है, समझ रहे हो बात को। जब एक सामान्य सी बात है कि राजदूत को कैद करना मतलब वो राजधर्म के खिलाफ बताया जाता था इतिहास में। राजाओं के अपने मान्यता होती थी, उनके अपने रूल होते थे, समझ रहे हो। तो कभी भी किसी दरबार के प्रतिनिधि को कैद नहीं करते थे इस तरीके से। यहाँ औरंगजेब ने धोखे से कैद कर लिया था, परंतु शिवाजी और संभाजी अपनी कूटनीति से, अपनी चतुराई का प्रयोग करके इस जगह से भाग निकलते हैं। जब शिवाजी और संभाजी यहां से भाग निकलते हैं तो शिवाजी के मन में मुगलों से बदला लेने की एक होड़ थी, जिसको कहीं ना कहीं अपनी भड़ास को शिवाजी ने 1670 ईस्वी में एक बार फिर से मुगलों के क्षेत्र सूरत पर, कौन सी जगह, सूरत पर अभियान चलाया। और इस समय सूरत को शिवाजी ने दूसरी बार लूटा। और अगर हमारे पास पूछ लिया जाएगा कि सूरत को शिवाजी के द्वारा कितनी बार लूटा गया, तो 2 बार। पहली बार मैंने बताया था 1664 में, 1664 में, और दूसरी बार कब लूटा गया, 1670 में शिवाजी के द्वारा सूरत को लूट लिया गया। आई बात समझ में। जानकारी मिलती है कि शिवाजी ने अभी तक कई सारे किलों को जीत लिया था, परंतु इन किलों को जीतने के बाद भी शिवाजी ने कभी अपना राज्याभिषेक वगैरह नहीं करवाया था। उन्होंने कभी भी अपने को राजा के समान प्रतिष्ठित नहीं किया था, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना राज्याभिषेक वगैरह नहीं करवाया था।
इसके बाद शिवाजी तय करते हैं कि वो अपना राज्याभिषेक करवाएंगे और 6 जून 1674 को होता है शिवाजी का राज्याभिषेक। किस दिन हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक? 6 जून 1674। ये जो राज्याभिषेक शिवाजी का हुआ था, इस राज्याभिषेक में वाराणसी के एक प्रकांड विद्वान को बुलाया गया था जिनका नाम था गंगा भट्ट। क्या नाम था? गंगा भट्ट। गंगा भट्ट वाराणसी के पंडित थे और इनको काफी अच्छा ज्ञान था, ज्योतिष विद्या का भी और संस्कृत का भी। समझ रहे हो बात को? इनको बुलाया गया था शिवाजी का राज्याभिषेक करवाने के लिए। तो क्वेश्चन आएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। स्पेशली इनको कहां से बुलाया गया था? वाराणसी से बुलाया गया था। आई बात समझ में? इतना ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं तो इसके बाद कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि शिवाजी के जीवन का अंतिम सैन्य अभियान जो था वो था कर्नाटक अभियान। कौन सा अभियान था? कर्नाटक अभियान। ऐसी जानकारी मिलती है कि शिवाजी ने 1678 के दौरान, किस दौरान? 1678, 1678 में शिवाजी ने अभियान चलाया था कर्नाटक पर। कहां अभियान चलाया था? कर्नाटक। और इस कर्नाटक अभियान के दौरान, ध्यान से समझना बात को, इस कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी ने अपने जीवन का अंतिम किला विजिट किया था, जिस किले को कहते हैं जिंजी का किला। कल बताया था ना ये। कौन सा किला विजिट किया था? जिंजी का किला। जिंजी का किला शिवाजी ने कब जीता था? 1678 में। मैंने कल बताया था कि इसी समय संभाजी विद्रोही हो जाते हैं। शिवाजी इस सदमे को नहीं भूल पाते हैं। वो संभाजी से बड़ा प्रेम करते थे, परंतु उनके पुत्र संभाजी इस समय विद्रोही होकर के भाग जाते हैं। समझ गए बात को? जिस कारण शिवाजी को ये बड़ा झटका लगता है और इसी झटके के कारण इसके कुछ समय बाद वर्ष 1680 के अंतर्गत शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो शिवाजी के मृत्यु तक हमने जो जो सन बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, वो सारे सन तुमको पता होने चाहिए। कब, किस वर्ष, क्या क्या हुआ। आई बात समझ में? अगर केवल मैं यहाँ पे सन देखूं तो सन से हमको घटनाओं को रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ। 1640 के अंदर शिवाजी का विवाह होता है। इनकी पहली पत्नी का नाम था सोईबाई, है ना। इनका ये ध्यान रख लेना है कि जब इनका राज्याभिषेक हुआ, उस राज्याभिषेक के समय इनका दूसरा विवाह हुआ था और इनकी दूसरी पत्नी का नाम था सोयराबाई। क्या नाम था? सोयराबाई। राज्याभिषेक के दौरान ही इनका दूसरा विवाह हुआ था और इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था? सोयराबाई। यहां से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा 1627 में शिवाजी ने जो है वो शिवाजी का जन्म हुआ। 1640 में इनका जो है प्रथम विवाह हुआ था। 1643 में शिवाजी ने पहला किला जीता था, जिस किले को हमने क्या बोला था? सिंहगढ़ का किला। 1654 में शिवाजी के द्वारा जीता गया दूसरा किला, जिस किले को हमने कहा पुरंदर का किला। और इसके बाद 1659 में शिवाजी ने किसको मार दिया था? अफजल खां को मार दिया था। 1663 में शिवाजी का संघर्ष होता है किसके साथ? शाइस्ता खां के साथ। 1664 में शिवाजी ने पहली बार किसको लूटा था? सूरत को लूटा था। आई बात समझ में? इसके बाद मैंने बताया कि 22 जनवरी 1665 को, 22 जनवरी 1665 शिवाजी के समय संधि हुई, जिस संधि को हम क्या कहते हैं? पुरंदर की संधि। आई बात समझ में? पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी को मुगल दरबार में कब कैद कर लिया गया था? 1666 में। शिवाजी यहां से भाग करके निकल जाते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। इससे पहले 1670 में सूरत को दूसरी बार लूटा था, है ना। सूरत को दूसरी बार कब लूटा? 1670 में। इसके बाद 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक होता है और 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक होने के बाद उसके बाद हमारे पास इनका अंतिम अभियान 1678 में कर्नाटक अभियान, और इस कर्नाटक अभियान के बाद 1680 में हो जाती है शिवाजी की मृत्यु। तो ये था शिवाजी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण सन है। सन से हमें घटनाएं याद रखनी है, घटनाओं से सन याद नहीं रखने। आई बात समझ में? इतिहास कैसे याद होगा? तो एक मूल बात बता रहा हूं, एक बड़े काम की बात बता रहा हूं, मार्मिक बात बता रहा हूं। कैसे तुम सन के साथ चीजों को याद रख सकते हो। हम गलती क्या करते हैं? हम घटनाओं के साथ सन को याद रखने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें सन के साथ किसको याद रखने की कोशिश करनी है? घटनाओं।
यानी हम सन बोलें और हमें उस सन में हुई घटना याद आ जाए तो उससे हमारी मेमोरी में ज्यादा लंबे समय तक बातें बनी रहेंगी। इससे हम ज्यादा जल्दी भूल जाते हैं कि किस वर्ष क्या हुआ था। आई बात समझ में? कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया हमारे दिमाग में छोटे से ही चलती रहती है, इसलिए हम इस चीज को बहुत ज्यादा जल्दी भूल जाते हैं। आई बात समझ में? अब यहां तक पढ़ लेने के बाद शिवाजी के जीवन की समाप्ति के बाद हमारे पास शिवाजी के समय में पढ़ने के लिए केवल एक चीज बच जाती है, वो है शिवाजी का प्रशासन। आई बात समझ में? शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। क्या बोला जाता है? अष्टप्रधान। यहां से क्वेश्चन आता है बहुत सारा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि शिवाजी के जो प्रशासन है उस प्रशासन को किस नाम से जाना जाता है? तो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अष्टप्रधान में सबसे पहला पद किसका बताया था? पेशवा। सबसे पहला पद किसका होता था? पेशवा। सबसे पहला महत्वपूर्ण मंत्री जो होता था वो होता था पेशवा। और पेशवा तुमको ध्यान रखना है कि ये मराठाओं के समय क्या था? सबसे प्रमुख मंत्री था। सबसे प्रमुख मंत्री कौन था? पेशवा था। मराठा साम्राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री कौन होता था? पेशवा होता था। ठीक है ना। दूसरा, पेशवा के बाद एक मंत्री हुआ करता था जिसको हमने अमात्य कहा। क्या बोला था? अमात्य। पेशवा के अलावा एक पद होता था जिसको कहते थे अमात्य। अमात्य क्या होता था मराठाओं के समय पे बताएंगे? अमात्य क्या था? अर्थ मंत्री था। अर्थ मंत्री यानी मैं कह सकता हूं कि रुपया पैसे से संबंधित, राजकोष से संबंधित जो मंत्री होता था उस मंत्री को क्या कहा जाता था? अर्थ मंत्री कहा जाता था या अमात्य कहा जाता था। आई बात समझ में? इसके अलावा मराठाओं के समय पे एक पद हुआ करता था सुमेध का। कौन सा पद हुआ करता था? सुमेध। सुमेध का जो ये पद है अष्टप्रधान में, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। सुमेध क्या होता था? कल पढ़ाया था तुमको, कल बताया था ना। सुमेध किसको कहते हैं? विदेश मंत्री। सुमेध होता था विदेश मंत्री। और सुमेध के बाद हमारे पास अष्टप्रधान के अंतर्गत पद देखो, सबसे पहला पद कौन सा बताया यहाँ पे? पेशवा। ये याद करते हुए चलना साथ साथ। पेशवा क्या होता था? तो सबसे प्रमुख मंत्री। अमात्य क्या होता था? अर्थ मंत्री। सुमेध क्या होता था? तो विदेश मंत्री होता था मराठाओं के समय पे। इसके अलावा चिटनीस। कौन सा मंत्री होता था? चिटनीस। चिटनीस चौथे नंबर का बड़ा महत्वपूर्ण पद था। चिटनीस का मतलब क्या होता था? तो पत्राचार मंत्री। कैसा मंत्री? पत्राचार मंत्री। यानी जो पत्राचार करवाए, दो राजाओं के बीच में या राजा प्रजा के बीच में पत्र व्यवहार करवाने वाला जो मंत्री होता था उस मंत्री को क्या बोलते थे? चिटनीस कहा जाता था। आई बात समझ में? चिटनीस के बाद पद हुआ करता था किसका? सेनापति का। किसका पद होता था? सेनापति। सेनापति क्या करते थे? तो सेना का नेतृत्व करते थे। युद्ध के समय सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था? सेनापति के द्वारा। न्याय व्यवस्था के लिए इसी में व्यवस्था की गई थी। किसकी? न्यायाधीश की। न्यायाधीश वगैरह की व्यवस्था की गई थी जो मराठाओं के अष्टप्रधान का प्रमुख अंग था। इसके अलावा मैंने एक पद बताया था तुमको, बड़ा महत्वपूर्ण पद, पंडित राव। कौन सा पद बताया था? पंडित राव। पंडित राव क्या होता था? तो पंडित राव मराठाओं के समय एक बड़ा इंपॉर्टेंट पद था। ये छत्रपति का मुख्य सलाहकार होता था। क्या चीज होता था? मुख्य सलाहकार। मुख्य सलाहकार होता था जो छत्रपति को विशेष मामलों पर सलाह दिया करता था, परंतु निर्णय लेने का अधिकार छत्रपति के पास ही होता था। ये केवल सलाह देने का काम करता था। आई बात समझ में? इसके अलावा एक बताया था वाक्यान वर्ष। कौन सा होता था? वाक्यान वर्ष। आठवां मंत्री अष्टप्रधान के अंतर्गत, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाक्यान वर्ष कहते हैं। वाक्यान वर्ष। अगर तुमको पूछ दे रहा है वाक्यान वर्ष, अगर पूछेगा क्या मंत्री होता था, क्या किस चीज को कहते हैं हम लोग वाक्यान वर्ष, तो ये सूचना विभाग था। कैसा विभाग था? सूचना विभाग। सूचना विभाग, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये गुप्तचर विभाग था। कैसा विभाग था? गुप्तचर विभाग। याद रहेगा? तो शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या बोला जाता है? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में कितने मंत्री आ जाते हैं? 8 मंत्री। शिवाजी के प्रशासन के दौरान मराठाओं में तुम्हें 2 बातों का विशेष तरीके से ध्यान रखना है। एक तो मराठाओं के द्वारा वसूले जाने वाला कर था चौथ कर। कौन सा कर था? चौथ कर। मराठा एक टैक्स लिया करते थे जिसको चौथ टैक्स कहते थे। क्या बोल देते थे? चौथ टैक्स। कर का मतलब क्या हो गया? टैक्स, है ना।
ये जो चौथ कर था ये मराठाओं के द्वारा 1/4 हिस्सा लिया जाता था। कितना लिया जाता था? 1/4। आई बात समझ में? और यदि अगर हम दूसरे प्रकार की कर की बात करें तो दूसरे प्रकार का कर था सरदेशमुखी। कौन सा कर था? सरदेशमुखी। ये दो कर मराठाओं के समय बड़े प्रसिद्ध कर हैं, चौथ कर और सरदेशमुखी कर। आई बात समझ में? सरदेशमुखी कितना लिया जाता था? 1/10 लिया जाता था। ये दो प्रकार के टैक्स मराठाओं के द्वारा लगाए जाते थे। कई राजाओं पर इन्होंने ये कर लगाए। हमने पढ़ा हैदराबाद के निजाम पर भी इनके द्वारा ये कर लगाए गए थे। आई बात समझ में? हमने पढ़ा कि बंगाल के अंतर्गत जो आगे चल करके बंगाल का नवाब हुआ, जब वो उड़ीसा के क्षेत्र को हार जाता है तो तब भी मराठाओं ने 2 कर लगाए थे। कौन कौन से? चौथ कर और सरदेशमुखी कर। आई बात समझ में? ये चौथ और सरदेशमुखी 2 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। क्लियर है इतना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, पेश पूछेगा तुमको अष्टप्रधान में कितने मंत्री होते थे? तो 8 मंत्री। अष्टप्रधान के अंतर अष्टप्रधान किसको कहा जाता है? शिवाजी के प्रशासन। सबसे पहला मंत्री कौन सा बताया यहाँ पे? पेशवा। पेशवा क्या होता था? सबसे प्रमुख मंत्री होता। दूसरा क्या होता था? आमात्य। आमात्य क्या था? अर्थ मंत्री। तीसरा क्या होता था? सुमेध। सुमेध क्या था? विदेश मंत्री। चौथा क्या होता था? चिटनीस। ये क्या था? पत्राचार मंत्री। फिर क्या आता था? सेनापति। फिर आता था न्यायाधीश। फिर आता था पंडित राव। फिर आता था वाक्यान वर्ष। पंडित राव का काम क्या होगा? मुख्य सलाहकार, यानी राजा को क्या देना? सलाह वगैरह देना। और वाक्यान वर्ष कैसा विभाग था? तो सूचना विभाग। कर वगैरह यहाँ पे बताए। एक कर कौन सा हो जाएगा? चौथ कर। कितना लिया जाता था? 1/4 लिया जाता था। सरदेशमुखी कर कितना लिया जाता था? तो 1/10 भाग पर लिया जाता था। इतनी बात समझ आई? इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठाओं का जो शासन प्रशासन है उसमें हमें कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, है ना। कल मैंने बताया था कि जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो शिवाजी की मृत्यु के समय पे शिवाजी के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। एक शिवाजी की मृत्यु के बाद, तो अगर हम मृत्यु के बाद की स्थिति को देखें, मृत्यु के बाद तो इनके कितने पुत्र हो जाएंगे? 2 पुत्र थे इनके, है ना। एक पुत्र का नाम क्या था? राजा राम। क्या नाम था? राजा राम। और शिवाजी के दूसरे पुत्र का नाम क्या था? संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। तो मैंने बताया था कि संभाजी अनुपस्थित रहते हैं, ऐसे में राजा राम स्वयं छत्रपति का पद ले लेता है, परंतु संभाजी इसी समय पे वापस आ जाते हैं। तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई, तो 1680 से लेकर के और 89 तक छत्रपति के पद पर कौन रहे थे? संभाजी रहे थे। आई बात समझ में? 1680 से लेकर के और 1690 तक छत्रपति के पद पर कौन रहे थे? संभाजी। संभाजी के संबंध में बहुत ज्यादा कुछ ऑब्जेक्टिव यहां से तुम्हारे पास बनेंगे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से तुम्हारे पास बनेंगे नहीं। विशेष विशेष बातें तुमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। समझ गए बात को? जैसे संभाजी के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि इनकी राजधानी कौन सी जगह थी? तो इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? रायगढ़। रायगढ़ को इन्होंने बनाया था अपनी राजधानी। याद रहेगा इतना? राजधानी कौन सी जगह बनाई थी? रायगढ़। अगर इनके बारे में पूछ दे रहा है तो एक प्रश्न यहां से ये आएगा कि संभाजी के प्रमुख सहयोगी या फिर मैं कह सकता हूं प्रमुख सलाहकार, इनके प्रमुख सहयोगी या प्रमुख सलाहकार कौन थे? जिसकी आप प्रमुख विश्वास पात्र हम कह सकते हैं, जिस पर ये सबसे ज्यादा विश्वास किया करते थे, उनका नाम था कवि कलश। क्या नाम था? कवि कलश। संभाजी के समय पे ध्यान रखना कि कवि कलश नाम के एक व्यक्ति थे जो संभाजी के प्रमुख सलाहकार थे या ये सबसे प्रमुख विश्वास पात्र थे। इनकी मदद से ही उन्होंने 9 वर्षों तक शासन चलाया था। आई बात समझ में? आगे जानकारी मिलती है कि मुगलों के समय में दूसरी ओर अगर हम देखें तो भारत में शासन अभी भी किसका चल रहा है? औरंगजेब का। शिवाजी की तो मृत्यु हो गई, परंतु औरंगजेब तो 1707 तक बना रहेगा, है ना। तो औरंगजेब के अंतिम समय में उसका पुत्र विद्रोह कर देता है जिसका नाम था अकबर द्वितीय। क्या नाम था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय विद्रोह कर देता है। अकबर द्वितीय विद्रोह कर देता है औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब के खिलाफ जब विद्रोह करता है तो औरंगजेब अकबर द्वितीय को कैद करने का इजाजत दे देता है। बोला जाता है कि तुरंत अकबर द्वितीय को कैद किया, मतलब इसको मृत्यु दंड देने को तैयार था। समझ गए?
परंतु अकबर द्वितीय इस समय भागता हुआ पहुंच जाता है किसके पास, संभाजी के पास, और संभाजी इसको अपने दरबार में शरण देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती मैं कह सकता हूं कि संभाजी के समय जो हुई थी वो सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने मुगल दरबार से आए हुए विद्रोही अकबर द्वितीय को जो है वो अपने दरबार में शरण दी, और जैसे ही अकबर द्वितीय को इन्होंने अपने दरबार में शरण दी तो इसके बाद औरंगजेब के गुप्तचरों ने इस बात की सूचना उस तक पहुंचाई कि अकबर द्वितीय किसके पास है, संभाजी के पास है। अकबर पीछे पीछे आ गया दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में उसने 1689 के अंतर्गत संभाजी के ऊपर हमला किया, औरंगजेब के द्वारा। कब हमला किया गया, 1689 में, और इसी समय संभाजी को दे दिया गया मृत्युदंड। क्या दे दिया गया, मृत्युदंड। तो औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया 89 में किसको, संभाजी को। समझ गए क्यों मारा गया था, क्योंकि इन्होंने अकबर द्वितीय को अपने दरबार में शरण दी थी, और ये अकबर द्वितीय औरंगजेब के दरबार से विद्रोह करके आया था, इसलिए अकबर द्वितीय। अब यहां पे बात समझते हुए चलना, जैसे ही संभाजी को मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो संभाजी का 7 वर्षीय पुत्र थे जिनका नाम था साहूजी। क्या नाम था, साहूजी। 7 वर्षीय पुत्र संभाजी के जिनका नाम क्या था, साहूजी। साहूजी और संभाजी की पत्नी को औरंगजेब कैद करके अपने साथ ले गया। आई बात समझ में। जैसे ही यहां पे 7 वर्षीय पुत्र साहूजी को कैद करके अपने साथ ले गया तो अभी छत्रपति बनने का जो पूरा मौका था वो किसके पास था, राजा राम के पास। और राजा राम बहुत लंबे समय से इस बात की ताक में था, यानी शिवाजी का छोटा पुत्र। बड़ा पुत्र कौन थे, संभाजी थे। संभाजी की तो मृत्यु हो गई थी, औरंगजेब ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया 1689 में। तो अभी पूरा मौका था छत्रपति बनने का शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम के पास। आई बात समझ में। तो राजा राम इस समय पे क्या करते हैं कि 1689 में स्वयं जो है वो छत्रपति बन जाते हैं। कब छत्रपति बनते हैं, 1689। और 1700 में अपनी मृत्यु तक छत्रपति के पद पर बने रहते हैं। आई बात समझ में। 1700 तक ये छत्रपति के पद पर बने रहे। 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम की मृत्यु कब हो गई थी, 1700 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो थोड़ा सा कहानी को ध्यान से समझते हुए चलना, बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो राजा राम की पत्नी ताराबाई, क्या नाम था, ताराबाई। राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, जिन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र, राजा राम के पुत्र का नाम था शिवाजी द्वितीय, और राजा राम खुद किसका पुत्र है, शिवाजी का पुत्र। आई बात समझ में। यानी इसके बेटे का नाम भी क्या था, शिवाजी था। शिवाजी द्वितीय ताराबाई जो है वो शिवाजी द्वितीय की संरक्षणकर्ता के रूप में मराठाओं की जो नेतृत्व करता है वो बनती हैं। आई बात समझ में। जैसे ही किसकी मृत्यु हो जाती है, राजा राम की। तो 89 में मृत्यु हो गई थी किसकी, संभाजी की मृत्यु हो गई थी, या औरंगजेब ने मार दिया था, हम जो भी कहें। और उसके बाद 89 से 1700 तक कौन यहां पर छत्रपति रहता है, राजा राम। राजा राम की मृत्यु हो जाती है 1700 में, तो राजा राम की पत्नी ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय का संरक्षण करते हुए मराठाओं का नेतृत्व करती है। आजीवन मराठाओं का नेतृत्व करती हुई ताराबाई ने औरंगजेब के जीवन पर्यंत तक संघर्ष किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और तब तक ताराबाई जो है औरंगजेब की मृत्यु तक मराठाओं की नेतृत्वकर्ता बनी रहती है। परंतु जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, किस वर्ष मृत्यु हुई, 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वहां से रिहा कर दिया गया संभाजी के पुत्र साहूजी को। किसको रिहा कर दिया गया, साहूजी। साहूजी को मुगल दरबार से रिहा कर दिया गया। जब साहूजी को मुगल दरबार से रिहा किया गया तो साहूजी वापस आकर के सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं कि ये किसके पुत्र थे, ये संभाजी के पुत्र थे। परंतु इस समय सत्ता का नेतृत्व कौन कर रही थी, ताराबाई कर रही थी, जिस कारण साहूजी और ताराबाई के बीच में भी संघर्ष होता है। इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। क्या बोला जाता है, खेड़ा का युद्ध। ये जो खेड़ा का युद्ध है 1707 का, इस खेड़ा के युद्ध के बाद से हमको एक जानकारी मिलती है कि साहूजी जो है वो इस युद्ध में विजयी रहते हैं। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो ताराबाई और साहूजी। किस किस के बीच में हुआ था, ताराबाई और साहूजी। साहूजी इस युद्ध में क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। और इस युद्ध में विजयी रहने के बाद मतलब मराठाओं के अगले नेतृत्वकर्ता कौन हो जाते हैं, साहूजी हो जाते हैं।
वो इस युद्ध में सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। आई बात समझ में। साहू जी के संबंध में क्या जानकारी मिलती है कि साहू जी जो है वो जब छत्रपति का पद लेते हैं तो तब तक समय हो चुका था 1707 का। कब तक का समय हो चुका था? 1707। 1707 में, और 1707 में ये छत्रपति के पद पर विराजते हैं और 1749 तक ये छत्रपति बने रहते हैं। आई बात समझ में। कौन छत्रपति थे इस समय पे? साहू जी। साहू जी के संबंध में जानकारी मिलती है कि इन्हीं के समय पे पहली बार पेशवा की नियुक्ति हुई। किसकी नियुक्ति हुई थी? पेशवा। पेशवा की नियुक्ति हुई इनके समय में पहली बार। पहली बार पेशवा की नियुक्ति किसके समय हुई थी? साहू जी के समय हुई थी। और अगर पूछ लिया जाए मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा जो नियुक्त हुए थे उनका नाम क्या था? तो कल बताया था बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कि मराठाओं में सबसे पहले पेशवा कौन हुए? बालाजी विश्वनाथ हुए। ये फर्स्ट पेशवा थे। आई बात समझ में। पहले पेशवा थे। यहां हम देख रहे हैं कि मराठाओं के बीच ही एक संघर्ष का दौर शुरू हो गया। ऊपर हमने देखा ताराबाई साहू जी के बीच में संघर्ष होने लगा। अब जब ताराबाई की मृत्यु हो गई तो ताराबाई की मृत्यु के बाद शिवाजी द्वितीय ताराबाई के पुत्र है ना, और उधर जो है संभाजी के पुत्र, दोनों भाई थे आपस में, साहू जी महाराज। तो दोनों के बीच में सत्ता का विभाजन हो जाता है। और इस समय हमको क्या देखने को मिलता है कि मराठा जो है वो दो इकाइयों में शासन कर रहे होते हैं। एक इकाई शासन कर रही होती है सतारा से। कौन सी जगह से? सतारा। आई बात समझ में। और दूसरी इकाई शासन कर रही होती है कोल्हापुर से। कौन सी जगह से कर रही होती है? कोल्हापुर। तो सतारा और कोल्हापुर से शासन इस समय पे चलाया जा रहा होता है। सतारा में जो शासन कर रहे होते हैं वो कौन कर रहे होते हैं? साहू जी। जबकि हमको देखने को मिलता है कि मराठाओं का नेतृत्व कोल्हापुर में कौन कर रहे थे? शिवाजी द्वितीय। कौन कर रहे थे? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय नेतृत्व करते हैं कौन सी जगह? कोल्हापुर। अब इन दोनों की दोनों शाखाओं के द्वारा, एक शाखा देखोगे तो भैया सतारा में नेतृत्व कर रही है, एक शाखा कौन सी जगह कर रही है? कोल्हापुर में कर रही है। दोनों के बीच में एक संधि होगी 1750 में। कब होगी? 1750। और 1750 में ये जो संधि हुई इसे कहते हैं संगौली की संधि। क्या बोल देते हैं? संगौली की संधि। संगौली की संधि। आई बात समझ में। इस संगौली की संधि के बाद से दोनों शाखाओं ने, यानी सतारा में साहू जी और कोल्हापुर में शिवाजी, इन दोनों के दोनों ने स्वीकार किया कि अब से मराठाओं की सारी राजनीतिक शक्तियां किसके पास होंगी? तो अब से मराठाओं की सभी राजनीतिक शक्तियां किसके पास होंगी? पेशवा के पास। यानी अब छत्रपति के पद की भूमिका लगभग ना के बराबर रह गई और सबसे महत्वपूर्ण पद मराठाओं में किसका हो गया? पेशवा। और पहले पेशवा कौन आए? बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ को पढ़ेंगे आगे हम लोग, है ना। फिलहाल यहां तक के लिए इसको लिख लेना, अच्छे तरीके से लिख लिया। वैसे कोई पे कोई चीज डाउट वगैरह कुछ पूछना, किसी को कोई समस्या वगैरह तो नहीं? यहां तक इतना सबको क्लियर है?